नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए, इसमें दोनों का भला है। इसी तरह पड़ोसी ममालिक की भी के ऊपर भी ये कहावत, ये जो कहना है उसका इतलाक बराबर होता है। अब नेपाल में बिजली की पैदावार ज़्यादा है, यानी उसकी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा है, और इसमें उसकी भारत ने मदद की है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पर भारत ने ही लगाए हैं और उनसे बिजली पैदा की जाती है। और जाहिर है ये दिस इज़ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कुछ भी एफ्लुएंट नहीं होता, न कोयला जलता है न डीजल जलता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब नेपाल के पास से बिजली ज़्यादा होती है, एक मौसम में उसके पास खप जाती है जितनी भी पैदा होती है, लेकिन फिर जैसे बरसात के दिन आते हैं तो कम पड़ जाती है, मतलब फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। तो उस वक्त वो क्या करे, उसका पावर प्लांट बंद तो नहीं कर सकता, तो उस वक्त उसकी जो वाफर बिजली होती है ना, वो भारत उससे ख़रीदता है और भारत का जो ग्रिड है वो वहाँ से बिजली भारत के ग्रिड तक पहुँचाई जाती है। अब बांग्लादेश ने भारत से जो है ये मुतालबा किया कि ये जो आप नेपाल से बिजली लेते हैं उसमें से आप कुछ बिजली मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश खासा इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है और आपको तो मालूम है इस खित्ते में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी टॉप पर जा रही है, रेडीमेड गारमेंट्स में उसकी एक्सपोर्ट्स नंबर 1 पर है वो। तो हम अर्ज कर रहे थे कि बांग्लादेश में बिजली की कमी है और वहाँ पर शटडाउन होते हैं, तो उसके कारखाने बंद पड़ते हैं, लोगों को बिजली नहीं मिलती। अभी गर्मियों के दिनों में बहुत तकलीफ होती है उधर। ऐसे में भारत अपना पड़ोसी का किरदार बखूबी अदा करता है और वो जो नेपाल से बिजली लेता है, तो नेपाल के पास तो ज़्यादा बिजली है, तो उसको कहता है कि आप और ज़्यादा बेचो, और वो उसमें से 50 मेगावाट, अभी एग्रीमेंट हुआ है जो है, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। 50 मेगावाट जो नेपाल की बिजली है वो इंडियन ग्रिड के थ्रू बांग्लादेश को दी जा रही है। अब नेपाल की ग्रिड, भारत की ग्रिड और बांग्लादेश की ग्रिड, तीनों को आपस में मिला दिया गया है और इस तरह नेपाल की जो वाफर बिजली है वो बांग्लादेश को उसकी ज़रूरत पड़ने पर मिल जाती है। और इस तरह न सिर्फ बांग्लादेश का काम होता है बल्कि नेपाल का भी काम होता है, और इसमें सहूलतकार कौन है? भारत। इसी तरह भारत ने बांग्लादेश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी देना शुरू किया। हमने एक प्रोग्राम किया था कि सिलीगुड़ी के नज़दीक जो है वो एक रिफाइनरी है इंडिया की, वहाँ से पाइपलाइन जो है वो बांग्लादेश को जाती है और उस जो है रिफाइनरी से डीजल या पेट्रोल बांग्लादेश को भेज दिया जाता है। और इस तरह आपको ध्यान में रहे कि खर्चा बहुत कम आता है, यूँ समझ लीजिए कि न के बराबर, जबकि अगर वही ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबिल ऑयल हो, कुछ भी हो, वो अगर ट्रेन या ट्रक के थ्रू भेजा जाए तो बहुत महंगी पड़ जाती है वो चीज़। अच्छा, अभी इस सिलसिले में जो है आप देखिए, अच्छा ये हम दूसरा बीच में रह गई बात कि भारत का ये जो बिजली जो है मतलब यहाँ से वहाँ तक भेजना, ये भारत ने बहुत अरसे से काम शुरू कर रखा है। इसी तरह भूटान में भी बिजली बहुत पैदा होती है, भारत उससे ख़रीदता है, भूटान की मदद हो जाती है। श्रीलंका को बिजली चाहिए होती है, श्रीलंका को बिजली भेज दी जाती है।
अच्छा, अभी कुछ रोज केबल हमने एक दूसरा प्रोग्राम किया था कि भारत अभी जो अंडर सी केबल बिछा रहा है, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई जो है वहाँ से जो है बिजली की लाइन वहाँ की ग्रिड से भारत की ग्रिड तक अंडर सी केबल के थ्रू वो ओमान से घूमती आएगी और भारत तक पहुँचेगी। और इस तरह, अच्छा, इसमें सऊदी अरेबिया भी जोड़ दिया गया है। तो हर जगह, किसी भी जगह जब बिजली ज़्यादा होगी तो ये ग्रिड आपस में मिले रहेंगे, तो एक ग्रिड दूसरे ग्रिड को वो जो वाफर बिजली होती है ना, वो उस वक्त रियल टाइम में भेज सकता है। अब यहाँ पर आप सोचिए, पाकिस्तान को देख लीजिए। आप अगर पाकिस्तान की खबरें सुनते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक जो है शटडाउन हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में या रूरल एरियाज में तो 8-8, 10-10 घंटे तक शटडाउन रहता है बिजली का। शहरों में भी 3-3, 4-4 घंटे का रहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे होते तो वो हिंदुस्तान से बिजली खरीद सकता है और एक केबल बिछाई जा सकती है जिसके थ्रू भारत की ग्रिड से पाकिस्तान की ग्रिड तक बिजली पहुंच सके। और इसी तरह अभी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कुछ रोज केबल हमने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि रूस का जो तेल आया पाकिस्तान के लिए, हकीकत में वो पहले गुजरात आया था, हिंदुस्तान आया था। यहाँ पर उसको प्रोसेस किया गया, फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लेना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वही चीज़ दुबई के थ्रू भेज दी गई। अगर पाकिस्तान सीधा सीधा भारत से खरीदता तो वही चीज़ उसको कम से कम $15 फी बैरल तो सस्ती ही पड़ जाती। और जाहिर है अगर उसको कोई चीज़ सस्ती पड़ती है तो वो उसको अपने आवाम तक पास ऑन कर सकता है, वो जो भी बेनिफिट होता है। लेकिन पाकिस्तान है कि हर वक्त हिंदू और हिंदुस्तान दुश्मनी की लट लगाए रहता है। और आपको शायद याद हो या न हो, तकरीबन 1.5 साल या 2 साल, पौने 2 साल जो केबल की बात है, जब अफगानिस्तान को भारत ने 50,000 टन गंदम दी थी और रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान को कि वाघा बॉर्डर से इसको भेजने दे दिया जाए, तो पाकिस्तान ने टका सा इनकार कर दिया था। ये अलग बात है कि बाद में जब तालिबान ने बहुत ज़ोर से मुतालबा किया तो फिर पाकिस्तान ने छोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर भारत ने वाघा बॉर्डर से गंदम भेजना छोड़ दिया। और उसके बाद कई अकसात जो है गंदम की अफगानिस्तान भेजी गई हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हट धर्मी की वजह से भारत को वही गंदम फिर ईरान के चाबहार पोर्ट से भेजी जाती है और जाहिर इस तरह वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। नाजरीन, कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसने 2 रोज़ केबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उसने बताया था कि हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 102 नाम जिनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में केस चलाए जाएंगे। अब वो कल 24 घंटे के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के बाद इमरान खान को याद आया और उसने इसके जवाब में अपना एक खिताब, वो तो रोज़ ही उसका एक व्लॉग रहता है जैसे हम करते हैं, वो भी कैमरा के सामने बैठ जाता है और ऑनलाइन कर देता है उसको थ्रू यूट्यूब। खैर, कल उसने खिताब किया और कहता है कि मुझे आज से 20-22 साल पहले ISI ने बताया था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट हैं, बेईमान हैं। भाई साहब, एक तो आपकी उस वक़्त हैसियत क्या थी? आप खाली रिटायर क्रिकेटर थे और नई कंपनी, नई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, आपकी कोई हैसियत नहीं थी। आपको ISI वाले क्यों बोलेंगे, क्यों बताएंगे, इतनी अहमियत आपको क्यों देंगे? और क्या आप ISI के जो भी कहते हैं उनके ऊपर 100% आप भरोसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो फिर जवाब दीजिए, जब आप वज़ीर आज़म थे और यही जो आजकल आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उस वक़्त ISI के डायरेक्टर जनरल थे, उसने आके आपको पूरा फाइल दिखाया था कि आपकी बीवी और उसके जो हवारी हैं वो करप्शन कर रहे हैं पंजाब में,
हजारों करोड़ों की, उस वक़्त आपने उसकी बात पर एतबार नहीं किया, उल्टा आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब बताइए ऐसा सही या आप सही हैं? अब इमरान खान कहते हैं कि ISPR हमारे ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाता है, जबकि मैं कहता हूं कि ये साजिश आर्मी की तरफ से की गई। उन्होंने ये सब पूरा प्लान बनाया था कि वो मुझे अरेस्ट करेंगे, फिर उनके लोग रास्ते पे निकल आएंगे ताकि हमारे ऊपर केस बनाए जा सकें। तो भाई साहब, आपने 9 तारीख की सुबह को जो वीडियो बनाया था, क्या आपने उसमें धमकियां नहीं दी थी? जब आपको अरेस्ट किया गया तो जो लोग बाहर निकले उनके तो सब वीडियो है, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि वो सभी दुरुस्त हैं। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद दिखाई देती है, महमूद रशीद दिखाई देते हैं, और सभी आप ही के लोग हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले। अब तो उनके ऊपर केस चलेंगे मेरे भाई, आपके सिर्फ कहने से। ये आपने शुरू से, आपके पीछे भी शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा था, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में इट वोंट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। मेरा अब सवाल ये है कि ISPR का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश हुई पार्टी को ख़त्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। ये 170 केसेस इसलिए कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो या जेल में डालो। और ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मेरी नज़र में इसलिए हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर ये जो सारे केसेस हैं ये कभी चल सकते ही नहीं है, क्योंकि बोगस केसेस हैं। आपने तो जब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया था, नहीं पहले आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो आपको ये कहा गया था कि आप इसकी कम से कम मजम्मत तो कर लीजिए 9 मई के वाक़यात की, तो आपने इसकी मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। अब इसका मतलब ये न लिया जाए कि आप उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि ये गलत था और ये आर्मी की तरफ से किया गया। उस वक़्त आपको ये क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि ये गलत है। हाँ, उल्टा आपको जब भी बाहर जाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी थे दूसरी यानी 9, 10, 11 तारीख को, तो आपको जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल मिला और बाहर निकल रहे थे तो बाहर पुलिस खड़ी थी। उस वक़्त आपने कहा था, ये बिल्कुल रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, अभी आपने कहा था अगर मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया तो इट विल बी अनदर 9th मई, फिर से वही हालात हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, आप खुद क्रेडिट ले रहे थे इन बातों का, अब आप उनसे मुकर रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि जब ये सभी बातें कोर्ट में आएंगी तो आप अपनी बात को साबित करने में नाकाम रहेंगे। अब इमरान खान कहता है कि भारत का वज़ीर आज़म अमेरिका के सदर के साथ मिलकर जो मुश्तरका एलामिया जारी करते हैं उसमें वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और ये अभी हो सका है, पहले मेरे 14 महीने पहले नहीं हो सकता था। भाई साहब, आप क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? भारत तो 30 साल से यही कह रहा है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। अमेरिका ने भी, ट्रंप ने आपके सामने कहा था, जब भी ट्रंप सदर था आप वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त भी कहा था, और इससे पहले भारत तो हमेशा से कहता रहा है। दोनों के जो ज्वाइंट कम्युनिके हैं उनमें भी पहले भी कहा, जब ट्रंप से मिला था, मोदी गया था, उस वक़्त भी यही कहा गया था। और ये अलग बात है कि पाकिस्तान इसको नहीं मानता। अभी वो कहता है कि अगर मैं होता तो भारत नहीं कह सकता, या फिर भारत ताकतवर है, अभी वो हमसे जंग करेगा। और वो कहता है कि जैसे रूस ने यूक्रेन के ऊपर जंग थोप दी तो वो ताकतवर है इसीलिए। अरे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जो भी जंगें हुई हैं, 4 जंगें आपने शुरू की हैं। ये जनरल एयर मार्शल असगर खान ने अपनी किताब में लिखा है कि सारी जंगें आपने शुरू की। ये अलग बात है कि आप जंगों का जो भी नतीजा होता था वो आपके नुकसान में होता था, हमेशा आप ही हराते थे। हता कि 1971 में तो आपका मुल्क 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन जो भी जंगें हुई हैं हमेशा पाकिस्तान ने ही शुरू की हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ ताकतवर जो है वो करता है। अभी भारत कहता है
ये कहता है, इमरान खान कहता है कि नरेंद्र मोदी को हिम्मत होती है ये कहने की कि अभी हम पाकिस्तान को कोई हुक्कियत नहीं देते, उसको छोड़ दो, वो अपने बोझ तले खुद ही दब जाएगा। तो मेरे भाई, ये बात मोदी ने आज से 2 साल पहले भी कही थी, जब आप वज़ीर आज़म थे उस वक़्त भी मोदी ने यही कहा था। जो है आज नहीं कहता, ये हमेशा से कहता रहा है मोदी कि अब हमें आपसे कोई भी बात करने की ज़रूरत। ये 5 अगस्त 19 के बाद जब आपने कश्मीर में ये जो हुआ, जो 370 हटाया गया, 35A वो ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद से आपने कहा कि हम भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तभी से भारत ये कहता आ रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं अभी पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बात करने की, और अब उसको छोड़ दीजिए, उसके अपने करतूत ही उसको ले डूबेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।